हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो नंबर सिस्टम चैप्टर में आज हम करने वाले रिमाइंडर्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, कंसेप्ट समझ चुके हैं, कुछ थोड़े से कंसेप्ट और हैं जो आज हम समझ लेंगे। आज की क्लास में रिमाइंडर का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, नए नए कंसेप्ट भी सीखेंगे, सुपर इजी वे में चीजें करेंगे। पर पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप नोट्स बनाते चल रहे हो ना? साथ साथ नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, आपको रिवीजन करने में इजी रहेगा। स्टार्ट करते हैं। क्या है कैंसिलेशन फैक्टर? ये कहां से आ गया? रिमाइंडर्स निकालने में कैंसिलेशन फैक्टर भी एक इजी वे है। कैसे? देखो, मान लो आपके पास है दैट इज 81/36, ठीक है। इसका मुझे क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए, ठीक है, चाहिए रिमाइंडर। अब मुझे पता है ये कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल। पहले आप मुझे बताओ, अरे बताओ 81 और 36 को क्या मैं कैंसिल कर सकती हूँ? हाँ जी, कर सकते हैं। किसकी टेबल पे जा रहे हैं? 9 की टेबल पे जा रहे हैं। 9 9 दा 81, 9 4 दा 36। किसके टेबल में जा रहे हैं? 9 के टेबल में जा रहे हैं। उसको साइड पे लिख दो। जब भी आपको किसी का रिमाइंडर निकालना होता है, अगर वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकते हैं, आप उन्हें कैंसिल कर सकते हो, तब भी रिमाइंडर निकाल सकते हो। पर जिस टेबल पे आप उसको कैंसिल कर रहे हो, साथ में वो टेबल नोट डाउन कर लो। मैंने इसको 9 के टेबल पे कट किए, तो मैं लिखूंगी कैंसिलेशन फैक्टर 9। अब ये चीजें और अच्छे से समझाऊंगी, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, ये क्या बन गया? 9/4। मतलब अब मुझे 81/36 का नहीं, मुझे किसका निकालना है? 9/4 का रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिमाइंडर निकालना तो बहुत ईजी है। मुझे पता है 4 2 8 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। पर ये आंसर नहीं है। जब आप कैंसिल करके रिमाइंडर निकालते हो, लास्ट जो आंसर आता है उसको कैंसिलेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो। कैंसिलेशन फैक्टर क्या था? 9, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। फाइनल आंसर क्या हो गया? 9 हो गया। सुपर सिंपल चीजें। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से अगर कैंसिल हो सकते हैं कर दो, लेकिन जिस टेबल पे कैंसिल हो रहा है साइड पे लिखो। कैंसिल करने के बाद क्वेश्चन इजी हो जाता है। जो उसका आंसर आता है वो फाइनल नहीं होता। फाइनल तब होता है जब उसको आप कैंसिलेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो। फाइनल आंसर इज 9। ठीक है, कैंसिलेशन फैक्टर क्यों बोलते हैं 9 को? ध्यान से समझना। 81 को लिख सकते हैं 9 × 9, 36 को लिख सकते हैं 9 × 4। आपने दोनों में क्या कैंसिल किया? 9। हमें क्या मिला? 9/4। या तो ये बोलो कि दोनों किस टेबल पे जा रहे हैं? 9 के टेबल पे जा रहे हैं, कैंसिलेशन फैक्टर 9। या फिर इन दोनों में 9 ही कैंसिल हो रहा है, 9 के टेबल पे जा रहे हैं। देखो, यहां से भी 9 गया, यहां से भी 9 गया, इसलिए भी कैंसिलेशन फैक्टर 9 बोलते हैं। तो यहां से हम क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। ये तो कहोगे मैम बहुत इजी था, लेकिन जब बड़े पावर वाले क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम करेंगे, वहां पे कैंसिलेशन फैक्टर हमारा काम बहुत आसान कर देता है। ये चीज क्लियर है ना? तो कैंसिलेशन फैक्टर 9 क्यों बोलते हैं? या तो सिंपल को जैसे हम कट करते हैं कि 9 की टेबल पे कट हुआ, या फिर इसको खोल के भी देखो, कट होने का मतलब उस टेबल पे क्या मतलब है कि हम उसी को ही कट कर रहे होते हैं, इसलिए वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं कैंसिलेशन फैक्टर का। चलो धीरे धीरे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। हम करते हैं 100/30। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है? रिमाइंडर। जल्दी से बताओ कैसे करूंगी? ये कैंसिल हो सकते हैं, इसकी 0 इसके 0 के साथ। मतलब मैंने किसके टेबल पे कट किया? 10 के टेबल पे कट किया। 10 3 दा 30 होता है, ये 3 बचा। 10 × 10 100 होता है, ये 10 बचा। तो मैंने इसको कट करने का मतलब कहाँ कट किया? मैंने इसको 10 पे कट किया। सो कैंसिलेशन फैक्टर इज 10। बचा क्या? 10/3। यहाँ मुझे रिमाइंडर निकालना है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 3 3 दा 9, 1 बचेगा, रिमाइंडर इज 1। ये फाइनल आंसर है? नहीं, कैंसिलेशन फैक्टर इज 10। 1 × 10, फाइनल आंसर इज 10। आप देख लो, इसको 100 को 10 × 10 लिखा होगा, 30 को 3 × 10 लिखा होगा। यही दोनों कैंसिल हुए तभी ये बचा है हमारे पास। इट मीन्स कैंसिलेशन फैक्टर क्या है? 3। तो ऐसे खोल के देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये देख लो किसके टेबल पे ये जा रहा है। पक्का क्लियर हुआ कि नहीं? फिर नेक्स्ट चलते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं। अब देखते हैं हमसे क्वेश्चंस होते हैं या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिमाइंडर व्हेन 3⁵555 इज डिविजिबल बाय 12। किससे डिविजिबल करना है? 12 से करना है। तो क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? कैंसिल हो सकता है, बहुत ध्यान से चीजें समझना।
पहले नोटबुक पेन साइड पे रखो, चीजें समझो। आप कहोगे मैम आप नोट्स बनाने को भी कहते हो और क्लास में कहते हो नोटबुक पेन साइड पे रख दो। मेरा कहने का मतलब है जब मैं चीजें समझा रही हूँ पहले समझ लो, फिर पॉज करके नोट डाउन कर लेना। नोट्स बनाने भी जरूरी है लेकिन समझना उससे भी जरूरी है, ठीक है। अब ये लिखा है नीचे क्या है 12, बहुत ध्यान समझना। ये 3 है और ये क्या है 12 है। क्या ये एक टेबल पे जाते हैं? यस, किसके? 3 के, है ना। तो मैं क्या करने वाली, इसको कट करूंगी। ये 3, ठीक है, ये 12 था, ये पावर 555 थी। मैंने कट किया, 3 4 दा क्या हो गया 12। तो मेरे पास क्या बचा 3 की पावर 554, नीचे 4 बच गया। मुझे इसका रिमाइंडर निकालना था ना, तो मैंने कट कर दिया। क्या कट किया? ये तो मैंने सेम ही लिख दिया बिल्कुल। मैंने क्या किया 3 4 दा 12, यहाँ पावर बचेगी 554। अब ध्यान समझना, जब हम रिमाइंडर निकालते थे इस पावर के साथ कोई हमें फर्क नहीं पड़ता था, बाद में एज इट इज लिख देते थे। याद है ना जब रिमाइंडर निकालते थे। लेकिन जब हम चीजें कैंसिल कर रहे हैं, ये 12 जो है एक ही 3 के साथ कैंसिल होगा। ऊपर एक 3 है, यहाँ 12 है, तो एक के साथ ही कैंसिल होगा ना। अगर 2 3 होंगे तो इसके साथ थोड़ी ना कैंसिल हो जाएगा, एक 3 के साथ कैंसिल होगा। यहाँ पे 555 था, एक 3 के साथ चला गया 12, आंसर 4 आ गया। लेकिन बाकी बचे 5543 मैंने यहाँ लिख दिए। ये बात क्लियर हो रही है। मैं यहाँ पे रिमाइंडर नहीं अभी निकाल रही कि 555 रहने दो, यहाँ पे 1/4 बन जाएगा, 3 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। नहीं, मैं अभी कैंसिल कर रही हूँ चीजें। जब कैंसिल करना है, नीचे एक 12 है तो ऊपर एक 3 से एक 12 कैंसिल होगा। 3/, यहाँ पे तो ये वाला 4 आ गया, एक 3 कैंसिल हो गया ना, 555 थे, यहाँ क्या बच गया 554। और कैंसिलेशन फैक्टर किसके टेबल पे गया? ये 3 के टेबल पे गया है। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया क्योंकि मैंने 3 के टेबल पे इसको कट किया। ये चीज क्लियर हो रही है पक्का? चाहे जितने मर्जी 3 हो ऊपर, जब आप कैंसिल करोगे सिर्फ एक 3 हटाना है यहाँ से, बाकी एज इट इज लिखने हैं। वो रिमाइंडर में करते हैं कि ऊपर वाली पावर एज इट इज रह जाती है, कैंसिल कर तो ऐसे नहीं होता, एक पावर कम करते हैं, ठीक है। अब इसका रिमाइंडर निकालना सुपर इजी है, बताओ कैसे? 3/4 रिमाइंडर कितना आएगा -1। ये चीज माइंड में आई? नहीं आई तो अब से आनी चाहिए। इनमें डिफरेंस कितना है 1 का। मैंने बताया था कल नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट, ये इससे छोटा है, -1 आ जाएगा। 554 इसका क्या बनेगा 1। क्या ये 1 फाइनल आंसर है? नहीं, अभी कैंसिलेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया। 1 × 3 तो इसका फाइनल आंसर कितना है 3 है। ये चीज क्लियर है? बहुत सिंपल स्टेप्स में चीजें कर रहे हैं, ध्यान से समझो। जब चीजें कैंसिल करते हैं ना तो एक 3 बस कैंसिल होगा, सारे नहीं। वो 554 यहाँ रह गया। कैंसिल करने से क्या हुआ, मुझे -1 मिल गया। कैलकुलेशन सुपर इजी हो गई। यहाँ पे -1 कुछ नहीं मिल रहा था, यहाँ मिल गया जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी होगी। ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगर ये अच्छे से समझ आ गए, नेक्स्ट भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। कोई डाउट रह गया तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। The remainder when 7 raised to power 333 is divided by 42। अब मुझे यहाँ रिमाइंडर निकालना है। अब आप मुझे बताओगे, मैं नहीं क्वेश्चन करूंगी, आप मुझे बताओगे तब मैं करूंगी। क्या ये एक टेबल पे जाते हैं? जल्दी से बताओ। हाँ जी, किसके? 7 के। 7 1 दा 7, यहाँ पे कितना आएगा 7 6 था, यहाँ 6 लिख दिया। नीचे तो 6 रह गया लेकिन ऊपर 7 था 333 टाइम्स, उसकी पावर 333 थी, एक 7 कैंसिल हुआ है तो 7 332 बच जाएगा। इसका मुझे रिमाइंडर निकालना है। अगर मैंने कट किया, किसके टेबल पे कट किया 7 के, तो कैंसिलेशन फैक्टर 7 साथ में नोट डाउन कर लो ताकि बाद में मल्टीप्लाई करना ना भूल जाओ। अब क्या करने वाले हैं, 7 की पावर 332/6, ये कितने का डिफरेंस है? कितना रिमाइंडर आएगा 7/6 का? 1 आएगा। दैट विल बी 1 की पावर 332। देखो जब रिमाइंडर निकालते हैं पावर एज इट इज मैं नोट कर देती हूँ, लेकिन जब कैंसिल करते हैं ऊपर से एक पावर कम हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 की पावर कितनी होगी 332। आंसर क्या आएगा 1। कैंसिलेशन फैक्टर 7, तो इसका रिमाइंडर कितना है 7। तो अगर आपको कंसेप्ट आ जाए, ट्रिक समझ आ जाए, क्या इन क्वेश्चंस को टाइम लगेगा? सुपर इजी क्वेश्चंस है। चले आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा था कि कैंसिलेशन फैक्टर का यूज करके हम 7/42 से उसे कहाँ ले आए 7/6 से, जिससे हमें 1 मिल गया। कैलकुलेशंस इजी हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट इज आइलर नंबर। कैंसिलेशन फैक्टर क्लियर हो गया अच्छे से? चलते हैं आगे। आइलर नंबर क्या होता है बाद में समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे। पहले आइलर नंबर कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। आइलर नंबर निकालना
बहुत इजी है, ध्यान से समझना। अब नोटबुक नहीं, पहले यहाँ देखो। मान लो मुझे आइलर नंबर निकालना है 20 का, ठीक है मैम। आइलर नंबर होता क्या है, अरे बता रही वेट करो। पहले अगर निकालना आ गया उससे डेफिनेशन और अच्छे से समझ आएगी, पहले निकालना सीखो। आइलर नंबर मुझे किसका निकालना है, 20 का। अगर हमें आइलर नंबर निकालने आ गए ना, हमें रिमाइंडर्स निकालने में और हेल्प मिलने वाली है, इसलिए इसको ध्यान से समझो। देखो आइलर नंबर मुझे किसका निकालना है, 20 का निकालना है। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं 20 के फैक्टर्स बनाऊंगी। यहाँ क्या बनेगा, दैट विल बी 10, यहाँ पे आ जाएगा 2 5 दा, ये 5 1 दा। मैंने 20 के प्राइम फैक्टर्स देख लिए, क्या आ रहे हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो जब भी आपको किसी का आइलर नंबर निकालना है, पहले उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। फिर क्या करना है, फिर आपने वो 20 एज इट इज लिखना है। जिसका भी आइलर नंबर निकालना है, पहले वो नंबर एज इट इज लिखना है। फिर 1 - 1 अपॉन पहला प्राइम फैक्टर, यहाँ पे एक 2 है और एक 5 है, 1 - 1 अपॉन 2 और एक 1 - 1 अपॉन 5। ये आपका आइलर नंबर आपको दे देगा। चाहे 2 का स्क्वायर है, कंसीडर नहीं करना, इसमें 2 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 2 और 5। तो पहले नंबर आपने एज इट इज लिखना है 2, 1 - 1 अपॉन पहला प्राइम नंबर, 1 - 1 अपॉन दूसरा प्राइम नंबर। ये आ गया 20 इंटू, देखो ऐसे होता है ना 1 - 1 अपॉन 2, तो ये बन जाता है 1 अपॉन 2। नीचे वाला एज इट इज रहता है, ऊपर उससे एक कम आता है। नीचे वाला एज इट इज रहेगा, ऊपर एक कम आएगा। पूरा एलसीएम लेके जरूरत नहीं है, देखो 5 1 5, 5 - 1 4, ऐसे ही आने वाला एलसीएम लेके। लेकिन डायरेक्ट है, नीचे वाला एज इट इज लिखो, ऊपर उससे एक कम, नीचे वाला एज इट इज लिखो, ऊपर उससे एक कम, यही इसको माइनस करके आंसर आते हैं, ठीक है। ये क्या आएगा, ये जाएगा 10 पे, ये जाएगा 2 पे, तो आइलर नंबर कितना आ गया, 8। 20 का जो आइलर नंबर है दैट इज 8। सुपर इजी वे है, बताओ आइलर नंबर कैलकुलेट करना है, पक्का देख लो। एक और कैलकुलेट करें, चलिए फिर E20 समझ आया ना। अब E25 डेफिनेशन समझाऊंगी, डोंट वरी, कोई भी चीजें ऐसे नहीं छोड़ते। E25 क्या आएगा, 25 यहाँ लिख दिया। 25 के फैक्टर्स बनाऊंगी, ठीक है। ये क्या आएगा, 5 5 दा 25, 5 5 दा 1। एक ही फैक्टर आ रहा है यहाँ पे 5, पावर से कुछ नहीं लेना। क्या फैक्टर है, एक ही प्राइम नंबर आ रहा है, दैट इज 5। तो 25 1 - 1 बाय वो प्राइम नंबर, दैट इज 5। यहाँ क्या आ जाएगा 25, ये क्या बनेगा 4/5। आंसर कितना आ गया 20। तो आइलर नंबर 25 का कितना है 20। तो मुझे 2 के पता लगे, 25 का क्या है 20 एंड 20 का कितना है 8। लर्न नहीं करने, जिसमें लिखे हैं काम आएंगे हमें, ठीक है। तो हमें आइलर नंबर कैलकुलेट करने आगे, ठीक है मैम। अब आइलर नंबर तो बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है, पर ये होते क्या है ये भी समझा दो, ध्यान से समझना। मान लो मैं पहले आइलर नंबर 6 निकालती हूँ, वहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि आइलर नंबर क्या होते हैं। आइलर नंबर ऑफ 6 क्या आएगा, देखो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 3 दा और 3 1 दा। 6 क्या बन गया 2 × 3, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर निकालना चाहूँ इसका आइलर नंबर 6 लिखूंगी, 1 - 1/2 लिखूंगी, 1 - 1/3 लिखूंगी। ये हो गया 6 × 1/2, दैट इज 2/3। ये हो गया कैंसिल, आंसर कितना आया 2। आइलर नंबर 6 का 2 होता है। ये क्यों बताया, ध्यान समझना। आइलर नंबर किसी नंबर का क्या होता है, दैट इज नंबर लेस देन n एंड को प्राइम टू n। ध्यान समझना, नंबर लेस देन n एंड को प्राइम टू n। किसी का आइलर नंबर का मतलब है उससे लेस वाले नंबर में से वो नंबर बताओ कितने हैं जो उसके साथ टेबल में नहीं आते। आइलर नंबर 6 है, इससे लेस वाले नंबर कौन से हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इससे लेस वाले नंबर लेने हैं, ये 1 2 3 4 5। इसमें से ऐसे कौन से नंबर हैं जो 6 के साथ एक टेबल में नहीं आते, जैसे ध्यान से समझना, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 नहीं आता, 1 आता है, लेकिन 1 एक्सेप्शन होता है। 1 हर नंबर का कोप्राइम होता है। 1 हमेशा किसी का कोप्राइम चेक करना हो कि इसके साथ टेबल में नहीं आता हो, 1 एक्सेप्शन केस है, हमेशा काउंट करेंगे। 1 और 5 मतलब 6 से छोटे ऐसे 2 नंबर हैं जो एक साथ उसके साथ टेबल में नहीं आते, इसलिए आइलर नंबर 6 का कितना है 2 है। आइलर नंबर का मतलब उससे जितने भी लेस नंबर हैं उनमें से वो वाले नंबर जो उसके साथ एक टेबल में नहीं आते, उसको कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला होता है कि वो नंबर लिखो 1 - 1 अपॉन पहला प्राइम, 1 -
-1 दूसरे पर जितने प्राइम फैक्टर्स में प्राइम निकलते हैं। तो मतलब क्या है आइलर नंबर 6 2 आने का मतलब 6 से कम कितने हैं जो उसके साथ सेम टेबल पे नहीं आते, वो था कौन सा नंबर 5, और 1 एक्सेप्शन होता है हमेशा। तो ऐसे 2 नंबर हैं जो 6 के साथ उसके टेबल में नहीं आते, उससे कम में से। तो ये आंसर यहाँ पे 2 इसीलिए आया है। तो आइलर नंबर समझ आ गया। आइलर नंबर हम क्यों कर रहे हैं मैम, बस करो, क्योंकि ये हमें रिमाइंडर्स निकालने में आगे बहुत हेल्प करने वाला है। ये क्लियर हो गया आइलर नंबर निकालना, पक्का देख लो। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखते हैं ऐसे कोई भी चीज हम ऐसे फालतू में नहीं करवाते जो हमें चाहिए ना हो, हर चीज का आगे यूज है इसलिए करवाई जाती है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिमाइंडर व्हेन 7 रेज़ टू पावर 103 डिवाइडेड बाय 25, इसका क्या निकालना है, रिमाइंडर निकाल लेते, बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। अब इसमें देखो कोई कैंसिलेशन फैक्टर नहीं है, जाते नहीं एक टेबल पे, कोई नेगेटिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट नहीं है। 7/25 का पैटर्न ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत सारा क्वेश्चन करने, मतलब ऐसे निकालना पड़ेगा 7 की डिवाइड बाय 25, 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25, 7 क्यूब, वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। मतलब जितना अभी तक हमने सीखा इस क्वेश्चन पे हम लगा नहीं पा रहे हैं, इनमें डिफरेंस भी 1 का नहीं है कि रिजल्ट यूज कर रहे हैं, तो जितना हमने सीखा वो इस पे नहीं लगा पा रहे, तो फिर क्वेश्चन कैसा होगा, अभी आगे हम वो चीजें सीखेंगे। सबसे पहले चेक कर लो क्या ये नंबर कोप्राइम तो नहीं है। कोप्राइम का मतलब सेम टेबल पे ना जाते हो। 7 और 25 क्या सेम टेबल पे जाते हैं, नहीं जाते, इसका मतलब 7 और 25 क्या है, कोप्राइम। बहुत ध्यान समझना, ये एलिजिबिलिटी है अगर आपको, जैसे जो मेथड मैं अभी सिखाने वाली हूँ वो तभी लग सकता है अगर ये दोनों कोप्राइम हो। जैसे कोप्राइम मिले बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, फटाफट से क्वेश्चन की तरफ भाग लो, क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, कैसे होगा समझा रही हूँ। पर ये कोप्राइम है, इस पे मेथड लग सकता है। कैसे, अब मेथड कैसे लगाना है ध्यान समझना। 7/25 लिखना है, ध्यान समझना, इसका रिमाइंडर निकालना, ठीक है। ऊपर पावर में जो है 103 उसका भी रिमाइंडर निकालना है। किसके साथ रिमाइंडर निकालना है, नीचे वाले नंबर के आइलर नंबर के साथ। बहुत ध्यान समझना, नीचे वाला एज इट इज लिखते हैं 7/25, पावर में 103 था, इसका भी रिमाइंडर निकालेंगे हम पावर वाले का, किसके साथ, जो डिनोमिनेटर होता है उसके आइलर नंबर के साथ। आइलर नंबर ऑफ 25 मैंने कैलकुलेट करवाया 4, टाइम सेव करने के लिए, कितना 20, सॉरी आइलर नंबर ऑफ 25 इज 20, टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले ही कैलकुलेट करा दिया, तो इट मींस मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, सिंपल 20। क्यों लिखा, इसका आइलर नंबर है ये। तो आइलर नंबर क्वेश्चन सुपर इजी कर देता है। अब देखो ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। 7/25 का रिमाइंडर 7 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 7 छोटा है। 103/20 का रिमाइंडर, 20 के टेबल पे 100 आते हैं, कितना बचा 3, तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर रहने वाला है। 7 की पावर 3 25 से बड़ा नंबर है, इसलिए आगे रिमाइंडर और निकलेगा। तो ये 7/25 की बार 103 वाला क्वेश्चन 7/25 की पावर 3 तक रह गया। सिर्फ किस लिए, ये हमें मेथड पता था कि ये वाला कोप्राइम होते हैं, तो इसको एज इट इज लिखते हैं, इसकी पावर को भी डिवाइड करते हैं किससे, इसके आइलर नंबर से। तो मैंने 103 को किससे किया, 20 से। आइलर नंबर ऑफ 25 हमने निकाल के रखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, टाइम नहीं लगता आइलर नंबर निकालने में। आगे क्या करेंगे, 7 का क्यूब बाय 25, कोई दिक्कत नहीं है, 7 का क्यूब है ना, मैंने इसे क्या किया, 7 का स्क्वायर इंटू 7 खोल लिया। मुझे पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसलिए मैंने ऐसे खोला है। इससे फायदा क्या हुआ, 25 के साथ इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1, 25 टू द 50, 49 पे जाऊंगी तो यहाँ पे रिमाइंडर -1 आएगा ना, पक्का ना, देख लो। चलो फिर जब भी बड़े से डिवाइड करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर आता है, और यहाँ पे 7 का 7 रहने वाला है, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आ गया, -7। ये 25 से छोटा है, मुझे अब दोबारा रिमाइंडर 25 से नहीं निकालना। सारी कैलकुलेशन समझ आई। इसका मतलब जो मैंने क्वेश्चन किया, मैंने क्या किया, इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, दैट इज -7 आ गया, ठीक है। पर नेगेटिव रिमाइंडर्स तो मुझे चाहिए नहीं होते, पर मुझे इसको भी तो कैलकुलेट करना आता है कि अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा हो इसको सॉल्व कर दो। 25 - 7 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 18, इसका रिमाइंडर 18 है। तो ये नहीं, एक क्वेश्चन में कितने सारे कंसेप्ट यूज हो गए, नेगेटिव रिमाइंडर वाला कि कैसे इसको ठीक करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपके काम आने वाली, ठीक है। मैं फटाफट से समराइज करवा रही हूँ, हमने करा क्या है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने देखा ये कोप्राइम है, मेरे माइंड में आया यार आइलर नंबर वाला मेथड लगाते हैं, ठीक है। मैंने देखा कोप्राइम है,
ठीक है, 7/25 लिखा, पावर में नीचे वाले नंबर का आइलर नंबर लगाया, ये लगा दिया, दोनों का रिमाइंडर देखा, इजी लगा क्वेश्चन। 7 का क्यों 25 से ज्यादा होता है, इसलिए दोबारा रिमाइंडर की तरफ गई मैं। मुझे पता है 25 के टाइम में 50 भी आता है और 7 × 49 होता है, चीजें इजी हो जाएंगी। तो मैंने 49 खोला, एक 7 बाहर रखा, ये -1, ये 7 -7 आ गया। सो आंसर इज -7। बट रिमाइंडर का भी -7 होता नहीं, तो मैंने फटाफट इसको सोल्व करके आंसर क्या निकाल दिया, दैट इज 18। सुपर इजी कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आइलर नंबर वाला मेथड तभी लगता है जो डिवाइड होने वाली दो चीजें हैं वो को प्राइम होनी चाहिए, अदरवाइज ये मेथड नहीं लग सकता। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, 20 की पावर 23, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 17। हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर। 20 की पावर 23 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 17 से, डिविजिबल बाय नहीं, सॉरी, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 17 से मुझे रिमाइंडर निकालना है। ध्यान समझना, क्या ये कोप्राइम है 20 और 17, क्या ये किसी एक टेबल पे आते हैं, नहीं आते, इट मीन्स ये कोप्राइम है, तो ये एलिजिबल है मेथड लगाने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 20/17 लिखा, ऊपर क्या लिखेंगे 23, नीचे क्या आएगा, इस नंबर का आइलर नंबर। अब यहाँ पे एक नोट लगा लीजिए जहां आइलर नंबर का आपने हेडिंग दी है, आइलर नंबर ऑफ अ प्राइम नंबर इज, जैसे मान लो आइलर नंबर निकालना है किसी भी प्राइम नंबर का, तो वो क्या होता है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। आइलर नंबर ऑफ प्राइम नंबर इज p-1, सिंपल चीज। आइलर नंबर 5 का चाहिए वो 4 होगा, आइलर नंबर आपको चाहिए मान लो 11 का, वो 10 होगा। किसी भी प्राइम नंबर का आइलर नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 1 माइनस कर दो, तो 5 का 4, 11 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है 17, इसका कितना हो जाएगा 16, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है तो इसका आइलर नंबर हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता, जस्ट हम क्या करते हैं 1 माइनस कर देते हैं। अगर सिंपल हो कोई नंबर, जैसे कंपोजिट नंबर हो 25 था, 28 था, वो फॉर्मूला लगाएंगे 25 × 1 - 1/5 जैसे किया था। लेकिन अगर प्राइम नंबर हो जस्ट 1 माइनस कर दो, आपको आइलर नंबर उसका मिल जाता है। फटाफट से रिमाइंडर्स निकालते हैं। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 17 पे जाएगा ना, 3 बचेंगे। 23/16 का कितना आएगा, 16 उसको दे देंगे, 4 यहाँ से बचेगा, 3 वहाँ से, 7 आ जाएगा, और नीचे क्या है 17। 17 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये 17 से तो बड़ा हो गई, तो मुझे दोबारा एक बार कंसीडर करना पड़ेगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे 20/17 23 से मैं 3/17 पे पहुंच चुकी हूँ। ये आइलर नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगा। क्लियर है चीज, आगे सिंपल है चीजें, बहुत ध्यान से देखना। मैं 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3 में इसको खोल रही हूँ। ऐसा क्यों खोला मैम, हमें कैसे पता लगेगा इसको ऐसे खोलना है, अभी बताते हो, ध्यान से देखना। 3 की पावर 4 कितना होगा 81, ये कितना होगा 27, ये क्या है 17। अगर मैं इसको कट करूंगी -4 बनेगा, क्यों 17 5 था 85, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया -4। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमें तो टेबल्स ही माइंड में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 17 5 दा, 17 4 दा, 17 6 तक करके देखो, क्या इसके आसपास वैल्यू आ रही है, विल रियलाइज हाँ आ रही है, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। अगर हम ऐसे तोड़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है, अगर मैं इसको 3 की पावर 4 × 3 की पावर 3 ना तोड़ती, तो क्या तोड़ती इसको 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 × 3 की पावर 1, वो 27 होता, ये 10 देता, रिमाइंडर 10 देता, वो बड़ा नंबर आ रहा था। तो मैंने किससे तोड़ने की कोशिश की, 3 की पावर 4 से। हमें 3 की पावर 7 को तोड़ना है ताकि हम रिमाइंडर निकाल पाए। अब 7 को आप 3 × 4 भी तोड़ सकते थे, 4 + 3 7 होता है ना, है ना, तो मैंने क्या तोड़ा इसको 4 3 में तोड़ा। आप 3 3 3 1 में भी तोड़ सकते हो, 3 + 3 + 1 7 होते हैं। आप देखो जिससे इजी कंसेप्ट बन रहा है उसमें तोड़ो। तो मैंने देखा मैं बड़े नंबर में ही तोड़ती हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए। 3 की पावर 4 81, मैंने देखा 17 में है 81 के आसपास 85 है, तो वहां से कितना रिमाइंडर बन जाएगा -4 बन जाएगा, और यहाँ रिमाइंडर कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, तो दैट विल बी -40। ये अभी भी 17 से बड़ा है, तो हम फिर से इसका क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। 17 2 दा 34, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -6 रिमाइंडर आ जाएगा। 34 पे जाएगा ना, तो 6 बच जाएगा। बोलो क्लियर हो रही है चीजें। जब आपके पास ऐसे आ जाए, इसको तोड़ना शुरू करो ताकि आप चीजें कैंसिल करके रिमाइंडर निकाल पाओ। आप तोड़ कैसे सकते थे, देखो ध्यान समझना। 3 की पावर 4 × 3 जो मैंने तोड़ लिया, या फिर 3 स्क्वायर × 3 स्क्वायर ऐसे तोड़ते, वो कैंसिल ना होती चीजें इजीली। आपने ऐसी बड़ी पावर में तोड़ना है ताकि हमारा काम आसान हो जाए। 2 ही टर्म्स में मेरा काम हो गया, इसलिए मैंने पहले एक 4 बड़ी पावर और 3 में तोड़ा ताकि आसपास चीजें मिल।
ठीक है, इसका आंसर कितना है -6, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर तो कभी नहीं होता। नीचे क्या है 17, मेरा क्या है -6, तो ये सेटल हो जाता है ना, आपको पता है 17 - 6 कितना होगा, दैट इज 11। क्या ऑप्शन है ए, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो इट मीन्स आपको पहले ही आइलर नंबर वाला कंसेप्ट लगाना है और उसके बाद जो आपने लास्ट क्लास में सीखा उसको लगा के ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट पे बोलो। अगर क्वेश्चंस हार्ड लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपने गिव अप नहीं करना। हम चीजें अभी सीख रहे हैं, पहली बार ही तो देख रहे हैं, कौन सा पहले कर चुके हैं, ये कितनी बार कर चुके होंगे तब हम यहाँ पर हैं, तब हम इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तब हमें डर नहीं लगता इनसे। आपने पहली बार देखा, जब प्रैक्टिस करोगे डर नहीं लगेगा। ट्रस्ट में, डरने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने से हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा हुआ नहीं, नेक्स्ट दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। यही वीडियो पोस्ट करके पहले इसका आंसर दो, फिर मेरे साथ आगे चलना। When 11�8 डिवाइडेड बाय 7, इसका आपने रिमाइंडर बताना है। हिंट इज, ये भी क्या है, को प्राइम है। 11/7, 8 बाय, ये क्या है, प्राइम नंबर। इसका आइलर नंबर क्या होगा, दैट इज 6। इनके रिमाइंडर आपने निकाल के काम करना है। जब भी आपको आइलर नंबर वाला कंसेप्ट लगाना होता है तब हम देखते हैं ये को प्राइम होने चाहिए, तब आप लगा पाते हो। ठीक है, ये जो आइलर नंबर वाला कॉन्सेप्ट जिससे हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, इसी को आइलर थ्योरम बोला जाता है। पहले नाम बता दिया जाए, आप डर जाते हो, आइलर थ्योरम ये क्या है, कुछ भी नहीं। जब आप देखते हो कि को प्राइम है और ऐसे पावर को भी, उसका भी रिमाइंडर निकालते हो आइलर नंबर के साथ, इसी को बोला जाता है आइलर थ्योरम। ठीक है, चले नेक्स्ट, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये तो देखा देखा सा नहीं लग रहा कुछ, देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये तो हमें पता था ना, ये क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, जरूर आगे इससे काम पढ़ने वाला है, तभी हमें बताता है। ये बहुत बढ़िया है भाई, ये तभी हमें चीजें बताता है जब आगे काम करने वाले हैं, जब हम इस पे बेस्ड काम करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ जो अंदर होता है ना, इसी को डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, जो ऊपर आता है उसको क्वेश्चन बोलते हैं, और नीचे के जो आता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। सो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। ये हमें छोटी क्लासेस से भी पता है, नहीं पता तो अभी याद आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों बता रहे हैं, कभी कभी वो डिविडेंड को नंबर भी बोल देते हैं ना, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब तो हम डिविडेंड बोल देते हैं ना जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड, लेकिन है तो एक नंबर ना जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डिविडेंड ना बोल के एक सिंपल बोल दे कि इस नंबर को इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो नंबर क्या होगा, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये बात समझ आ रही है ये सारे नंबर, डिवाइजर भी नंबर है, क्वेश्चन भी नंबर है, रिमाइंडर भी एक नंबर है, लेकिन जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड बोलते हैं ना। क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं, इस नंबर को इससे डिवाइड किया, क्वेश्चन टी आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, तो वो नंबर क्या होगा, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जिस नंबर के बारे में बताया जाए किससे डिवाइड हो रहा है, इससे रिमाइंडर आ रहा है, तो वो नंबर क्या होगा, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो जो अब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे वहां डिविडेंड नहीं स्पेशली मेंशन होगा कि डिविडेंड इक्वल टू, बस ये लिखा होगा कि नंबर इससे डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर ही हमारा डिविडेंड होगा, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। क्वेश्चंस करते हैं, आप समझ आएगी चीज, ये क्लियर है ना, याद रहेगा ना, ये डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स अ रिमाइंडर 3। कोई नंबर है, किससे डिवाइड किया उसको, 12 से, रिमाइंडर कितना आ रहा है, दैट इज 3। क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, उसको x ले, ठीक है, तो नंबर क्या आएगा, 12x प्लस 3 आएगा, ठीक है ना। अ नंबर डिवाइडेड बाय 12 लीव्स अ रिमाइंडर 3। सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17, सेम नंबर है, n ले लूं, किससे डिवाइड किया, 17 से, क्वेश्चन पता नहीं, y ले लूं, एंड रिमाइंडर इज 12। समझ आई ये चीज कि किसी नंबर को 12 से कर रही हूं तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 3। तो लिखने का तरीका 12x प्लस 3। उसी सेम नंबर को 17 से कर रही हूं, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 12, तो 17y प्लस 12। मैं यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे y, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नहीं पता ना, जैसे यहाँ क्वेश्चन नहीं पता था मैंने x ले लिया, वैसे इस नंबर को अगर 17 से करा, मुझे क्वेश्चन नहीं पता तो मैंने उसको क्या ले लिया, y ले लिया। यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 12। क्या कह रहा है, नंबर इज, किस, ये n की वैल्यू हमें निकालने की, किस नंबर के बारे में बात कर रहा है, कितना रिमाइंडर इतना क्वेश्चन आएगा, किस नंबर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये दोनों नंबर क्या है, सेम, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम। 12x प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 17y प्लस 12।
ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से ध्यान से समझना, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। 12x + 3 = 17y + 12। यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए नंबर के लिए दो मेथड्स हैं। पहले मैं एक मेथड बता रही हूँ, फिर सेकंड की बात करेंगे। फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। जब हमारे पास ऐसी दो इक्वेशन इक्वल आ जाती है, यहाँ सोल्व करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट मेथड देखो, हम क्या करेंगे, छोटे वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, बड़े वाला राइट हैंड साइड। एक 12x है, एक 17y है। छोटा कौन है, 12x इस साइड लिखो और बड़े वाला नंबर उस साइड लिखो। कांस्टेंट उधर ही ले जाओ, 12 - 3। समझ आया। x y में से जो छोटे कोफिशिएंट के साथ है उसे लेफ्ट साइड लिखो, बड़े कोफिशिएंट वाला राइट साइड लिखो, और कांस्टेंट बड़े कोफिशिएंट के साथ ही डाल दो। तो 12x + 17y + 9 आ गया। ये चीज क्लियर है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चले आगे, क्या बन गया, 12x प्लस, ध्यान से देखना, 12x इज इक्वल्स टू था यहाँ पे इक्वल्स टू 17y + 9, ये बन गया। दो इक्वेशंस इक्वल थी, मैंने ये काम किया कि छोटा इधर लिखा, बड़ा इधर, और कांस्टेंट सारे बड़े की तरफ चले गए। ठीक है, अब हम एक एक वैल्यू डालना शुरू करेंगे और चेक करेंगे। पहले मैंने पुट किया y को 1, ठीक है, ये क्या बन गया, ध्यान से देखना, 12x इज इक्वल्स टू 70, अच्छा 0 से शुरू करते हैं, 17 × 0 + 9, आंसर क्या है 9। क्या यहाँ से 9 जो है मेरा 12 से डिविजिबल है, नहीं, x का कोई आंसर नहीं आ सकता ना। x का आंसर कब आएगा, जब ये 12 नीचे जाएगा और कोई आंसर है। 9 12 से कैंसिल हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से हमें आंसर नहीं मिला। फिर मैं y को क्या पुट करूंगी, 1, 12x एज इट इज, यहाँ पे क्या बनेगा, 17 × 1 + 9, कितना आ जाएगा 26। क्या मैं 26 को 12 से कैंसिल कर सकती हूँ, x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, नहीं, तो ये भी नहीं हमें नंबर दे पाएगा। ध्यान से चीजें समझते रहो, बहुत ईजी है, एक बार ध्यान से समझो। फिर पुट करो y = 2, ये क्या बनेगा, 12x = 7 × 2 प्लस यहाँ 9 आ जाएगा, ये क्या आएगा 34 + 9, कितना आ जाएगा, दैट विल बी 43। क्या 12 के टेबल पे 43 जाता है, नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं दे रहा। नेक्स्ट पुट करो, y को 3 डालो, पुट y = 3, ठीक है, डाल देते हैं, क्या होगा, 12x = 17 × 3 + 9, 17 × 3 कितना होगा 51, 51 + 9 कितना होगा 60, 12x = क्या आ गया 60। क्या 12 60 को कट करता है, हाँ जी करता है, कहाँ पे 5 पे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई 5, तो मेरे पास y 3 एंड x 5 मिल गया। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे, बहुत आराम से चीजें समझो। अब हम बेसिक कर चुके हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं रिमाइंडर चैप्टर से, सिर्फ ये नहीं कि इससे डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, ऐसे भी आते हैं कि इससे ये आंसर आ रहा है, इससे ये आंसर आ रहा है, तो आपका क्या आंसर आएगा। ये पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कैट का, तो ध्यान से चीजें समझो, ठीक है। पहले जो जो कह रखा था मैंने इन दोनों को इक्वल किया, इक्वल करने के बाद छोटा नंबर इधर रखा विद कोफिशिएंट, छोटे कोफिशिएंट के साथ, बड़ा कोफिशिएंट दूसरी साइड राइट साइड रखा, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिखा। फिर मैंने वैल्यूज डालनी शुरू करी y की, y0, y1, y2, y3, तब तक डालते रहना है कि जब x का कोई नंबर आंसर आए, पूरा पूरा कैंसिल हो, 12 किसी को कैंसिल कर पाए तभी x का पूरा आंसर आएगा। यहाँ 60 है वो कैंसिल कर पा रहे, तो मेरा y3 x5 आंसर आ गया। इससे अब हम नंबर निकाल सकते हैं। नंबर क्या था 12x + 3 ना, x की वैल्यू डाल दो, x क्या था मेरे पास, दैट इज x मेरे पास 5 है, तो 5 डाल देते हैं, 12 × 5 + 3, 63 आंसर आ जाएगा। चाहे इस वाले में डाल दो, मेरे पास y कितना है 3 आया है, 17 × 3 प्लस यहाँ पे कितना है, दैट इज 12, 17 × 3 कितना आएगा 51 + 12, आंसर कितना आएगा 63। तो जो वो नंबर पूछ रहे हैं वो 63 है, दैट इज बी ऑप्शन। तो xy मिलने के बाद हम ये नंबर इजीली निकाल सकते हैं, चाहे x मिल जाए y, दोनों से आंसर आ जाता है, सेम आंसर आता है। ऐसे हम xy की वैल्यूज निकाल के अपना रिक्वायर्ड नंबर निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये तो एक मेथड था कि हम वैल्यूज पुट कर करके देख रहे हैं, ये तो हमें मिल गया y3 तक। अगर कोई क्वेश्चन हो जिसमें y3 भी नहीं मिल रहा, y4 भी नहीं मिल रहा, y5 भी नहीं मिल रहा, आप कब तक ये वैल्यूज पुट करके देखते रहोगे। तो एक तो मेथड है कि आपको दो इक्वेशन इक्वल मिल गई, आप वैल्यू पुट करके देख लो। सेकंड मेथड, अगर वैल्यू पुट नहीं करनी तो क्या करना है, उस केस में जब हम ये दोनों इक्वल लिखते हैं ना, यहाँ से चेंज आना शुरू होगा। दोनों इक्वेशन इक्वल है, मैं नोट कर लूँ, चलो मैंने आगे स्पेस छोड़ी हुई है,
अच्छा नहीं स्पेस छोड़ी, भूल गई, चलो यहीं पर सेकंड मेथड करवाती हूँ फिर, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया, आंसर आ गया। सेकंड मेथड समझ लो कि किसी क्वेश्चन में अगर इतनी ज्यादा वैल्यू डालनी पड़ी कि आप सोल्व ही नहीं कर पा रहे, वहां पे एक और मेथड है इन एक्स वाई की वैल्यू निकालने का। 12x + 3 किसके इक्वल था? 17y + 12। आपको जहां से दोनों इक्वेशन इक्वल दी हुई है वहां से आपने काम करना शुरू करना है, ठीक है। इक्वल दे दी आपने, देख रहे इसमें से x और y वालों को एक तरफ करो, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ को, 12 - 3 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 9 हो जाएगा। बात समझ आई? जब आप नई चीजें सीख रहे हो तो डरते नहीं है, अभी क्लास में अच्छे से समझो, जब आप पढ़ोगे अपने नोट्स में से चीजें सुपर इजी क्लियर लगेंगे आपको। अभी लग रहा है मैम ये भी मेथड है वो भी नहीं, आराम से सुनो पेशेंस के साथ, पेशेंस मस्ट है जब भी कोई नई चीज सीखते हैं। देखो ध्यान से, तो मैंने x और y एक तरफ करे 9, x y की ही वैल्यू निकाल रहे हैं, नंबर ही निकाल रहे हैं दूसरे मेथड से। फिर आप देखो कि इसमें से छोटा कौन सा है, 12 के 17, 12 दोनों तरफ आप 12 के साथ डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे, दोनों तरफ। ध्यान से चीजें समझना, जब आपको ऐसे लगे कि एक्स वाई की वैल्यू बहुत ज्यादा डालनी पड़ेगी, हाँ तो चलो मिल गया इजीली, अगर ना मिले आपने एक्स वाई एक तरफ करने, ये इधर कर दिया। इसमें छोटे कोफिशिएंट के साथ दोनों तरफ से रिमाइंडर निकालना है। मैंने यहाँ पे भी 12 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी 12 से, मैं रिमाइंडर निकालने लगी हूँ। कैसे? ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0, ठीक है, 0x। यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा? दैट इज 5y, लो जी। और यहाँ रिमाइंडर कितना आने वाला है? 9 आ जाएगा, और क्या आ सकता है? -3, दोनों आ सकते हैं। 9/12 9 भी आ सकता है, -3 भी रिमाइंडर आ सकता है, दोनों लिख लो, कोई भी काम आ सकता है। अब यहाँ पे प्लस था ना, अरे प्लस क्यों होगा, इधर आके माइनस नहीं होगा भाई, ध्यान से करो, मैं तुम्हें समझाने के चक्कर में प्लस माइनस ना कर दूँ। यहाँ माइनस, यहाँ अपने आप को कर, तुम तो ध्यान से ही कर रहे हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, राइट। नीचे अभी 12 लिख दो, क्यों लिख दो? मुझे नहीं पता ना y की वैल्यू क्या है, क्या पता यहाँ पे y की वैल्यू हो 2 या फिर 3, 5 सीधा 15, वो 12 से बड़ा है, तो जब तक y की वैल्यू नहीं पता मैं नीचे 12 लिखती रहूंगी और रिमाइंडर निकालती रहूंगी। समझ आ रही है चीज? मुझे y की वैल्यू नहीं पता, 3 भी हो सकती है, 5 3 15, 15 12 से बड़ा है, ऊपर रिमाइंडर बड़ा नहीं आ सकता, इसलिए 12 नीचे लिखती हुई चलूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड रिमाइंडर क्या है? -3 या 9, या माइनस में रिमाइंडर आएगा, ठीक है, तो मैं माइनस वाला देखती हूँ। मैं यहाँ पे y की वैल्यू ऐसी डालूंगी कि यहाँ पे भी रिमाइंडर -3 बने, क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। ये नेगेटिव रिमाइंडर, देखो ध्यान से, ये नेगेटिव रिमाइंडर के साथ मैं क्यों कंपेयर कर रही हूँ? मुझे पता है यहाँ माइनस है, नेगेटिव रिमाइंडर ही आने वाला है। मैं ऐसा y की वैल्यू यहाँ पे डालूंगी ताकि रिमाइंडर -3 है, ये दोनों इक्वल हो जाए। y की वैल्यू 0 डालो, नहीं काम बनेगा। y की वैल्यू 1 डालो, 5 1 5, 5/12 का रिमाइंडर 5 ही आएगा, बाहर माइनस है, -5 आ जाएगा, ठीक है। मुझे -5 नहीं क्या चाहिए? -3। y की वैल्यू को डालो 2, 5 2 10, -10/12 का रिमाइंडर क्या आएगा? वही सिंपल, मुझे क्या चाहिए? 3 चाहिए। यहाँ पे 5 3 15, 15/12 का रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आ जाएगा, और बाहर माइनस है, मतलब y की वैल्यू अगर मैं 3 डाल रही हूँ, 5 3 15, 15/12 का रिमाइंडर 3 आएगा, मुझे 3 ही चाहिए, और बाहर माइनस है, वो -3 अपने आप हो जाएगा। तो ये y3 डालने पर दोनों रिमाइंडर सेम हो रहे हैं, तो नंबर क्या मिल जाएगा मुझे? 17 × 3 + 12, दैट इज 51 + 12 63। तो वैल्यूज डाल के चेक नहीं करनी, आप रिमाइंडर मेथड से भी निकाल सकते हो। दोनों मेथड सीख लो, क्योंकि जब ज्यादा वैल्यू डालनी पड़ेंगी, या तो हमें मिल गया था y3 पे, तो आपको ये मेथड बहुत हेल्प करने वाला है। ये चीज क्लियर हो रही है? मैं इसको फटाफट से एकदम समराइज करा रही हूँ ताकि चीजें इजी हो जाए। ये दोनों इक्वल थे, x और y एक तरफ कर दिए, ठीक है। x y एक तरफ करने के बाद आप देखो इसमें से छोटा कौन है? यहाँ पे 12 छोटा है, तो मैंने दोनों तरफ 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। यहाँ पे 9 या फिर -3 हो सकता है, या -5y/12, 0 से तो कुछ काम ही नहीं है मुझे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, मुझे ऐसा कुछ करना है कि दोनों के रिमाइंडर सेम हो जाए। यहाँ पे मुझे पता है नेगेटिव रिमाइंडर ही आने वाला है, क्योंकि माइनस है, तो मैंने माइनस वाले से मैच करने की कोशिश की, कुछ ऐसी y की वैल्यू डालूं कि मेरा रिमाइंडर -3 आए। y 0 से काम नहीं बना, y 1 से नहीं बना, 2 से नहीं, 3 से बन गया, 5 सीधा 15, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो रिमाइंडर 3 दोनों के सेम हो गए, क्या डालने पे? y की वैल्यू 3 डालने पे, इसलिए मैंने y यहाँ पे 3 लिखा, नंबर में पुट किया, मुझे अपना रिक्वायर्ड नंबर मिल गया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। ये क्वेश्चन ईजी है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, मतलब ईजी ये नहीं कि मैम कहाँ ईजी है, कहने का मतलब आपको स्टेप्स लेंथी लग रहे होंगे पर डिफिकल्ट नहीं
नहीं है। जब आप खुद से एक बार क्वेश्चन करोगे चीज़ें आराम से हो जाएंगी। तो इस तरह का एक ही क्वेश्चन लाई हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ फिगर्स बदलते रहते हैं या नंबर बदल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आता है। ये टाइप है इक्वेशन की रिमाइंडर चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जहां पर क्या होगा, मैं सिर्फ ये नहीं कि उसमें मेथड या ऐसे 3 क्वेश्चंस लाई हूं जहां पे आपको डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी कि रिमाइंडर्स इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमें डिवाइड करना आता है सब कुछ, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी लाई हूं, तो ये भी अच्छे से पढ़ लेना ताकि हमारे कवर हो जाए। वो एक टाइप जो अभी क्वेश्चन किया, अब ये अगला टाइप कर रहे हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 14, एक नंबर जो डिवाइड करते हैं 14 से, कितना रिमाइंडर आता है 8 का। तो नंबर कैसा होगा 14x + 8 डिवाइडेड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। आगे देखो, बट व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर बताओ। सेम नंबर है, इसके इक्वली लिख दूं 7y प्लस रिमाइंडर, ये रिमाइंडर बताना है। आपको पता है जब सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये दोनों इक्वल आते हैं। अभी लास्ट अपने क्वेश्चन में सीखा, तो एक 14x + 8 है, दूसरा क्या है 7y। मुझे इसका क्या निकालना है रिमाइंडर। सुपर इजी कंसेप्ट, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो कैसे, 14x + 8 किसके इक्वल है, दैट इज 7y के। ठीक है, प्लस रिमाइंडर निकालना। जब ऐसे क्वेश्चन हो आप r को छोड़ दो, ध्यान समझना। आप क्या करो, आप इस 7 को यहाँ ले आओ नीचे, सिंपल सी चीज। इस 7 को क्या ले आओ, यहाँ पर नीचे ले आओ, बस आपका क्वेश्चन हो गया। इससे आपने रिमाइंडर निकालना है, इस y को कंसीडर नहीं करना। आप ऐसे अगर इसका क्वेश्चन से रिमाइंडर निकाल लिया, यही वाला रिमाइंडर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको समझ आया दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि सेम नंबर की बात हो रही है, तो दोनों का डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर मैंने इक्वल कर दिया। लेकिन आपको यहाँ पे नंबर नहीं ढूंढना, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको नंबर ढूंढना था, नंबर इज, तो हमने इतना सारा काम करना पड़ा। यहाँ नंबर नहीं ढूंढना, यहाँ पे तो एक रिमाइंडर ही मिसिंग है। जैसे यहाँ पे तो दोनों रिमाइंडर दे रखे थे ना, कहाँ गई, दोनों रिमाइंडर दे रखे थे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में तो रिमाइंडर ही मिसिंग है यहाँ वाला। तो इस केस में क्या करते हैं, दोनों को इक्वल तो लिखा, इस y को कंसीडर मत करो, ये 7 यहाँ नीचे लिख दो, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ये नहीं मैम ये तो प्लस हो रहा है डिवाइड कैसे हो रहा है, नहीं ये नहीं कि ये प्लस हो रहा है डिवाइड हो, नहीं। इसको आंसर निकालने का फॉर्म क्या है कि अगर आपको रिमाइंडर चाहिए, इस वाली साइड को 7 से, जिससे भी आप यहाँ डिवाइड कर रहे हो उससे यहाँ पर कर दो, नीचे लिख दो, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ये चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बनेगा 0, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बनेगा 1, तो इसका रिमाइंडर कितना है 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये मैथमेटिक नहीं लगा यहाँ पे कि ये तो प्लस होता है इधर आके माइनस होगा, नहीं, वे बताया कि आपको अगर इस साइड रिमाइंडर निकालना है 7 से डिवाइड करके, तो आप यहाँ नहीं, ये दोनों इक्वल है, आप इसको 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही ये रिमाइंडर होगा। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक जो आपको सीखनी। चीज क्लियर होगी कि नहीं, पक्का देख लो। तो यहाँ पे अगर 14x + 8 बहुत सिंपल है, आप क्या करो, अगर आपको इसका रिमाइंडर चाहिए, यहाँ पे मिसिंग वाला, इसको छोड़ो, इसी को 7 से डिवाइड कर दो, जिससे वो यहाँ डिवाइड कर रहा था, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लियर है, आंसर क्या है इसका सी ऑप्शन, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, आपके डिजिट्स चेंज है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899, किससे डिवाइड हो रहा है 899 से, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 63, मतलब 899x + 63। ठीक है, आगे देखो, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29y, रिमाइंडर बताना है। क्या मिसिंग है, रिमाइंडर मिसिंग है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है 899x + 63 है ना, जिसका रिमाइंडर मिसिंग है ना 29 से डिवाइड होने वाले का, आपने यहाँ से 29 को डिवाइड कर देना 29 से, यहाँ से आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ये कितना आएगा, ये रिमाइंडर 0 होगा। 899 29 के टेबल पे जाता है, आप करके देख लेना। और 63 पे रिमाइंडर कितना आएगा, दैट इज 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना है 5। अच्छा ऑप्शंस नहीं दे रखे, तो इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है 5 आने वाला है। तो अगर किसी का रिमाइंडर मिसिंग हो तो जिससे यहाँ डिवाइड हो रहा होता है आप यहाँ कर दो, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, आराम से कर सकते हो। तो रिमाइंडर मैंने लिखा 5, ये कटा नहीं इस पे कैंसिल किया, रिमाइंडर 5 आया, सो आंसर इज 5। चले आगे, यहाँ
बात है, क्लियर है? अब रुको टेंशन मत लो, ऐसे 3 ही क्वेश्चन लाई थी रिमाइंडर वाले। अब फिर से हम डिवाइड वाली चीजों पे जाएंगे कि डिवाइड कैसे कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन करवाने जरूरी थे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पेपर में आते हैं और हम सब कवर करते हुए चलेंगे। पेशेंस के साथ पढ़ना, चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। हम कर क्या रहे हैं, हम नए नए वेज सीख रहे हैं जिससे हम रिमाइंडर बहुत इजी निकाल पाए। मैम इतने सारे वेज कैसे याद रहेंगे, बताती हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन मिले ना गो फिर कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, देखो उसमें नेगेटिव रिमाइंडर तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। और फिर आप देखो इसमें कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा, नहीं पता लग रहा। आगे देखो कोई आइलर तो नहीं लग रहा, मतलब आपको दिख रहा है कि जो दो चीजें डिवाइड हो रही है क्या वो कोप्राइम तो नहीं है, फिर आइलर लगा दो। मतलब क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि मेरे पे ये मेथड लगा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी क्या करता है, रिमाइंडर निकालने का कंसेप्ट मतलब वे हमारे लिए इजी बनाता है। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, डरो मत, नाम से बड़े रख लो। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इतना बड़ा नाम, डिफिकल्ट तो नहीं है, सुपर इजी है, ध्यान समझना। क्या लिखा है, द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 700 डिवाइडेड बाय 100, मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है, राइट? ठीक है। अब मेरा माइंड तो देखो, मुझे तो आइलर भी आता है, मैं सबसे पहले चेक करूंगी क्या ये हमारे पास वो कोप्राइम तो नहीं है, कोप्राइम है, इसका मतलब मैं इस पे आइलर लगा सकती हूँ। हाँ जी लगा सकती हूँ, बिल्कुल लगा सकती हूँ। क्या करूंगी, 7 या लिखूंगी 100 और यहाँ पे लिखूंगी 700 और यहाँ पे 100 का क्या लगाऊंगी, आइलर नंबर निकालूंगी। ठीक है, अभी मैं आइलर से कर रही हूँ, मुझे कहाँ आता है चाइनीज रिमाइंडर, मेरे को तो मैम ने बताया कि कोप्राइम हो तो आइलर लगता है, तो मैं वही लगाऊंगी ना। देखो कैसे करेंगे, आइलर लगाए, किसका, 100 का निकालते हैं। 100 इंटू, जब आप 100 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ये क्या बनेगा 50, ये क्या बनेगा 25, 5 5 जा और ये 1, 2 और 5 बन गए। पावर्स हम देखते नहीं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर है, पावर नहीं देखते, 2 एंड 5 है, तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5। अब क्या करेंगे, सुपर इजी, 100 लिखो यहाँ पे, ये 1/2 इंटू 1 4/5 आ जाएगा। ये 2 5 दा 0, यहाँ पे 5 1 दा, आंसर कितना आया 40। मतलब मुझे 7/40 यहाँ पे क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। नीचे भी क्या निकालना है, रिमाइंडर। क्या ये लेंथी नहीं हो जाएगा प्रोसीजर? अगर इसका आंसर 7 भी आएगा तो यहाँ पे आपकी जो पावर है ऊपर वो बहुत बड़ा नंबर आ रही होगी, हमारा क्वेश्चन ईजी नहीं हो रहा। तो मैम आपने तो बोला था ये कोप्राइम आइलर लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो जहां पर डिनोमिनेटर बड़ा हो, जैसे 100 है, पावर नीचे बड़ी बन रही हो, वहां पे आइलर नहीं, फिर हम चाइनीज रिमाइंडर लगाएंगे। तो अगर आपको ऐसे कोप्राइम मिल रहे हैं और नीचे आपको बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, 7 बहुत छोटा है, 100 बहुत बड़ा है 7 के कंपैरिजन में, तो आप पहले आइलर नहीं, यू कैन गो फॉर किसके लिए जा सकते हो, पहले चाइनीज रिमाइंडर के लिए जा सकते हो। अगर डिनोमिनेटर बड़ा नंबर है, ये 7 कहाँ 100 कहाँ, बहुत डिफरेंस है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। वो करता क्या है, नाम से नहीं डरना कि मैम इतना बड़ा नाम है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब हम कैसे लगाएंगे, ध्यान समझना। चाइनीज रिमाइंडर ना चीजें तोड़ता है हमारे लिए। देखो 7 की पावर 700 डिवाइडेड बाय 100, प्रॉब्लम किससे है, 100 से ना, बड़ा नंबर है। 100 को तोड़ते हैं, जब आपने 100 को तोड़ा था यहाँ पे, तो वो 5 स्क्वायर बना था और एक 2 स्क्वायर बना था ना। फिर 100 को क्या लिखें, देखो 100 को लिख सकते हैं 50 इंटू 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 100 को क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 100 इंटू 1 भी लिख सकते हैं ना। 100 को इनमें से किसी में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हमने उसमें तोड़ना है जो को प्राइम हो। ये को प्राइम कुछ कर नहीं पाया, क्वेश्चन इजी नहीं कर पाए। अगर हम इसको तोड़े भी तो ऐसे तोड़ना है कि वो को प्राइम हो। मैं किस में तोड़ रही हूँ, 25 और 4 में, क्योंकि 25 4 कभी भी एक टेबल पे नहीं आते, 52 एक टेबल पे आते हैं, ये इसको कट कर सकता है। 25 4 कभी एक टेबल पे नहीं आते, ये इसको कट नहीं कर सकता, इसको तो लेना ही नहीं है ना। जब हमारे पास 25 4 है तो हम दूसरा क्यों लेंगे, 100 ही ले लिया, तो फिर तोड़ा क्या इसको, 100 का 100 ही लिख देंगे। तो हम किस में तोड़ने वाले हैं, 25 और 4 में। नोटबुक साइड में रख दो, पहले समझ लो। 7 ये आगे आपके पास, 100 को क्या लिख रही हूँ, 25 इंटू 4, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, ध्यान से समझना, यही स्टेप मेन है। तोड़ के कैसे लिखना है, इसको 2 हम क्वेश्चन बना देंगे। एक 7/25 की पावर 700 का रिमाइंडर, एक 7/4, यहाँ पे कितना आ जाएगा रिमाइंडर, पावर 700। इस एक क्वेश्चन से हम 2 क्वेश्चन तोड़ के बना देंगे। इस 100 को 25 इंटू 4 लिखा,
एक 25 के साथ लिखने वाले हैं, एक 4 के साथ। इससे जो आंसर बनेंगे वो हमारा आंसर होगा। अब हम इसको अलग अलग सॉल्व कर रहे होंगे। मेन क्वेश्चन क्या है, ये वाला है। इसको तोड़ के हमने ये दो पार्ट्स बना दिए, और तोड़ना भी ऐसे है कि ये कोप्राइम होना चाहिए, 25 और 4 कोप्राइम, ठीक है। अब हम एक तरफ सोल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन और दूसरी तरफ सोल्व करेंगे 4 वाला क्वेश्चन। चाइनीज रिमाइंडर जब हम मेथड कर रहे होते हैं, मतलब नीचे जब डिनोमिनेटर बड़ा उसको तोड़ रहे होते हैं, तोड़ने के बाद हम इसको सोल्व करते हैं आइलर से ही। बहुत ध्यान समझना, हमें रिमाइंडर निकालना है ना। अब 7 और 25 क्या है, कोप्राइम है, एक्स टेबल में नहीं आते, अब आइलर लग सकता है। मुझे प्रॉब्लम क्यों थी, मुझे प्रॉब्लम थी नीचे बड़े डिनोमिनेटर से, वो तो चाइनीज ने छोटा कर दिया ना, अब हम आइलर लगा देते हैं। मतलब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आइलर के लिए इजी चीजें तैयार करके देती है, तो इसने करके दे दिया। अब देखो 7/25 मैं लिखूंगी 7/25, यहाँ पे 725 का कल आइलर निकाला था, कितना था जल्दी से बता दो। 25 इंटू 1 माइनस 1/5, 25 इंटू 4/5, कल नहीं आज ही निकाला है ना। यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा 20, ये आ गया 20 आ गया यहाँ पे, राइट। बहुत इजी है, देखो 7/25 का 7 निकला, ठीक है। 700/20 का 720 के टेबल पे जाएगा ना, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0, ये आंसर कितना आ गया 1। तो चाइनीज रिमाइंडर ने क्या किया, क्वेश्चन इजी बना दिया, हमें यहाँ पे 0 मिल गया, इसका रिमाइंडर क्या बना 1 बना। अब इसका रिमाइंडर निकालते हैं, पेशेंस से समझो, बहुत इजी है। कॉपी साइड में रख दो, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से देखना, अच्छा मतलब इजी लगेगा। इसको नीचे लिख लेते हैं, वो पावर हमें दिख नहीं रही थी अब, ठीक है। अब निकालते हैं रिमाइंडर। 7 और 4 ये भी क्या है, कोप्राइम है, तो हम इसको आइलर लगा सकते हैं। 7 4 ऊपर 700/4 का क्या निकालेंगे हम, दैट इज आइलर नंबर, या करेंगे 2 to the 4, किससे बने 2 से। आइलर नंबर ऑफ 4 क्या होगा, 4 इंटू 1 माइनस 1/2, दैट विल बी 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 ऊपर क्या है 700 है। 7/4 रिमाइंडर कितना आएगा 3, यहाँ पे 700/2, 2 तो 700 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो आंसर कितना आया 1। यहाँ पे भी आंसर 1 आ रहा है और यहाँ पर भी आंसर 1 आ रहा है, ये चीज क्लियर है, पक्का देख लो। चलो इसके बाद क्या करना है, ये समझ आ गया तो आगे समझ आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं यहीं साइड पे लिख रही हूँ, रब नहीं कर रही, ताकि आपको चीजें समझ आए, बहुत ध्यान समझना। ये आंसर 1 कब आया, जब किससे डिवाइड करते हैं 25 से, है ना। 25 से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या है 1, तो इसको लिख सकते हैं 25x प्लस 1। हम क्या करते थे, क्वेश्चन इंटू क्या करते थे, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जिसने डिवाइड किया ये रहा रिमाइंडर और बीच में क्या आ गया प्लस आ गया। सिमिलरली इसके लिए यहाँ पे किससे कर रहे थे 4 से, 4 इंटू वाई प्लस 1 आ गया, क्योंकि 4 से कर रहे थे, y मैंने क्वेश्चन मान लिया, रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा था 1, तो 4y प्लस 1। जब आपको पहले क्या करना है, पहले आपने देखना है कि ये तो नीचे डिनोमिनेटर में बड़ा है, आइलर नहीं लग सकता, तो आप क्या करो नीचे वाले को तोड़ लो, 100 को तोड़ के 2 पार्ट्स में करिए, 2 पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व किया, आपके रिमाइंडर्स आके वहां से फॉर्म बनाओ, अभी जो सीखी थी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो किससे डिवाइड किया 25 से, तो 25x प्लस 1, यहाँ पे क्या लिया 4y प्लस 1। ये बने तो किसी एक से है ना, एक को हमने 2 में तोड़ा है, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तो हम 25x प्लस 1 को इक्वल करेंगे 4y प्लस 1 में। ये चीज क्लियर है, इससे हमें आंसर मिल जाएगा रिमाइंडर का, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब ये करें हमने, अब इसको सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, छोटे वाला लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, बड़े वाला राइट हैंड साइड। छोटा कौन है 4y, ये क्या बनेगा 25x, यहाँ पे प्लस 1 पहले से था, ये इधर आके -1 हो गया। या फिर आपको और ये ना डाउट हो ये कैसे इधर आ गया, देखो मैं 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 25x प्लस 1 भी लिख सकती हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये इधर लिख दो, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल थे। अब 4y इधर ही रखा, 1 उधर जाके माइनस हो गया, वी आर लेफ्ट विद 4y इक्वल्स टू 25x। अब x की वैल्यूज डाल के देखो कि कब 4 के टेबल पे कट जाए। x को 0 डालो, 4y इक्वल टू 0, ये काम नहीं बना। x को 1 डाल दो, 0 0 आंसर से क्या करेंगे हम, x को 1 डालो, 4y इक्वल्स टू 25, 425 को कट नहीं करता, y की वैल्यू नहीं आएगी। x को 2 डालो, 4y इक्वल्स टू 50, यहाँ पे 450 को कट करता है, नहीं करता। x की वैल्यू क्या डालो 3, तो यहाँ पे 4y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 125, क्या 125 को कट करता है, नहीं। x की वैल्यू क्या डालो 4,
4y इक्वल्स टू 25 फॉर द 100, यहाँ कट करता है, हाँ जी करता है, कितने पे करेगा 4 2 द 8, 4 5 द 10। तो जब मैंने x4 डाला y की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो ऐसे मुझे x और y मिल गए। अब इसका क्या करूं, अब आप किसी भी एक में डाल दो, जो आंसर होगा वही रिमाइंडर होगा। पहले हम ये मेथड इक्वल करके नंबर ढूंढने के लिए यूज कर रहे थे। अब आपने 3 क्वेश्चन किए ना अलग अलग टाइप के, वहां आप नंबर ढूंढ रहे थे कि कैसे नंबर ढूंढ सकते हैं, लेकिन चाइनीज रिमाइंडर में यही वाले मेथड से हम रिमाइंडर ढूंढते हैं। अगर हम यहाँ पुट करेंगे हमें रिमाइंडर मिलेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आई है 4, तो 25 इंटू 4 प्लस 1, 101 इसका रिमाइंडर है। ये चीज क्लियर। आपको लग रहा होगा मैम इतने सारे स्टेप्स हैं, पर इतने सारे स्टेप्स नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे फटफट से होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी स्टेप्स होंगे। ठीक है, अब हमारा रिमाइंडर कितना है 101। ये सारा नोट कर लो, पहले पोज करके फिर मैं रब कर रही हूँ, जल्दी से कर लो, जल्दी से पोज करके कर लेना नोट, मैं रब कर रही हूँ। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है 101। 7 की पावर 700/100 का रिमाइंडर कितना है 101। इससे बड़ा क्या कभी रिमाइंडर आ सकता है? नहीं आ सकता ना, जो नीचे लिखा उससे बड़ा रिमाइंडर तो नहीं आ सकता। इसका मतलब मुझे फिर इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर कितना है, दैट इज 1 इसका आंसर है। तो मेन चीज क्या है कि आपको अगर डिनोमिनेटर बड़ा मिल जाए जैसे 100, पहले उसको तोड़ो, उसको सॉल्व करो, दोनों को इक्वल करो एक्स वाई से, ये आपको रिमाइंडर देगा। यही चीज आपको पहले नंबर दे रही थी, है ना, अब यही चीज आप पुट करने पे आपको क्या देगा रिमाइंडर। ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि कुछ कुछ तो अब चीजें क्लियर हो गई है। द रिमाइंडर व्हेन 2 raised to power 5600 डिवाइडेड बाय 153। क्या बताओ, यहाँ पे बड़ा नहीं है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या मेरे पास यहाँ पे डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ा है ना, इट मीन्स यहाँ पे आइलर डायरेक्ट नहीं लगेगा, मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन इजी हो। ठीक है, अब 153 को तोड़ते हैं। ये रहा 153 किस पे जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 3 पे चला जाएगा, 3 5 दा 15, डायरेक्ट पता लग रहा था 15 और 3 था। फिर किस पे जाएगा 3 1 दा 3, 3 7 दा 21, और यहाँ पे सिर्फ 17 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 3 इंटू 3 इंटू 17। कैसे तोड़े हम इसको, देखो ध्यान से समझना। हम 9 इंटू 17 से तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। वो क्या है, कोप्राइम नंबर्स है ना, 9 और 17 कभी भी एक टेबल पे नहीं आते, तो ये कोप्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे 2 raised to power 5600 नीचे लिख लेंगे 9 इंटू 70। बताओ क्लियर है ये चीज। इसका रिमाइंडर निकालना है। अब तोड़ लेते हैं इसको, अलग फटाफट से करते हैं। कैसे तोड़ेंगे ध्यान से, पहले मैं क्वेश्चन लिखूं, यहाँ पे ध्यान से तोड़ना है भाई, हाथ पे नहीं लगना चाहिए कुछ। चलिए भाई, अब क्वेश्चन लिख लिया मैंने यहाँ पे, अरे 153 लिखना था, आपसे बात करी ना तो इधर उधर ध्यान हो गया मेरा। चलिए अब करते हैं फटाफट से। अब करते हैं अलग अलग, एक 9 के साथ एक 17 के साथ। 2 की पावर 5600 एक 9 के साथ करा, और 2 की पावर 5600 किसके साथ करा 17 के साथ करा। चलते हैं आगे। अब क्या है 2 की पावर 5600, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 और 2 का क्या आएगा जल्दी से बताओ, ये दोनों क्या है कोप्राइम है, आइलर लगा सकते हैं। 2/9 ये रहा, और फिर 5600 9 का आइलर नंबर क्या होगा, 9 का आइलर नंबर 9 इंटू 1 माइनस 1/3, 9 इंटू 2/3, ये 3 पे गया, 3 to the 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 5600/6 का रिमाइंडर क्या आएगा, बहुत सिंपल है। देखो 5600 को क्या लिखूं, 56 इंटू 100 लिख लूं। हाँ जी लिख लेते हैं। मुझे पता 6 का 100 के साथ रिमाइंडर कितना आता है 4, सीखा था हमने ये चीज लास्ट क्लास में। तो 56 का 6 के साथ कितना आएगा 54 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2, ये बन गया 8/6। फिर से रिमाइंडर कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी 5600 को तोड़ दो ना साइड पे, 56 को 100 पे तोड़ा, ये 4 देगा, ये 2 रिमाइंडर देगा, ये 8/6, अभी 6 से बड़ा था ना, दोबारा रिमाइंडर लेना पड़ा। रिमाइंडर कितना आया 2, तो यहाँ पे पावर में कितना आ गया 2, 2 की पावर 2, रिमाइंडर कितना बचेगा दैट विल बी 4, और ये 9 से क्या है छोटा है, तो आगे रिमाइंडर लेने की जरूरत नहीं है। तो इस पार्ट का रिमाइंडर कितना आया है 4। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ये चीज क्लियर हुई बताओ फर्स्ट पार्ट वाला। चले आगे सेकंड पे। सेकंड क्या है 2 की पावर 5617, ये भी क्या है कोप्राइम है।
2 की यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, ऊपर क्या है 5600। आइलर नंबर किसका लिखना है 17 का लिखना है। 17 का आइलर नंबर क्या होगा, 17 क्या है प्राइम नंबर। जब भी किसी प्राइम नंबर का आइलर नंबर होता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो p का कितना होगा p-1। तो अगर 17 है तो इसका कितना हो जाएगा 16। कभी भी किसी प्राइम नंबर का आइलर नंबर कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, सिंपल इसकी जितनी वैल्यू लिखी है एक कम कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वैल्यू, बहुत सिंपल, 17 क्या है प्राइम नंबर, 17 में से 1 माइनस का कितना हो जाएगा 16 इसका प्राइम नंबर हो जाएगा। क्लियर है, सॉरी इसका आइलर नंबर हो जाएगा। क्लियर है चीज। अब करते हैं 2/17 का रिमाइंडर, 2 आने वाला है 5600/16 का। जल्दी से बताओ इसका रिमाइंडर। अब आप कैलकुलेट करोगे, मैं नहीं, मैं वेट कर रही हूँ, मैं सीधा आंसर लिखूंगी, जल्दी से करो। सो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रख दिया ताकि आप मैच कर पाओ। 5600 को 56 × 100 लिख लिया, इससे रिमाइंडर कितना आएगा 8 आएगा, क्योंकि 48 आता है 16 3 था, और यहाँ पे रिमाइंडर 4 होगा, 16 6 था 96, तो 4 रिमाइंडर बचेगा। 32 अभी भी बड़ा है, 16 से दोबारा रिमाइंडर निकलेगा, 16 2 32 0 आ गया आंसर। मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0, तो इसका रिमाइंडर कितना आया 1 आया। तो एक रिमाइंडर आया 4, तो क्या बनेगा, किससे डिवाइड करके आया 9 से, तो 9x + 4। दूसरे से क्या आया, दैट इज मेरे पास कितना आया, किससे डिवाइड किया मैंने 17 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 1, तो 17y + 1 आ जाएगा। तो ये क्या बनने वाला है, दैट इज मैं लिख दूं यहीं पे 9x = 17y + 3। देखो या तो मैं यहाँ वैल्यूज डाल के चेक करूँ, वो डिफिकल्ट हो जाएगा मुझे, 17 दिख रहा है 9 दिख रहा है, बड़ा गैप दिख रहा है, तो मैं क्या करती हूँ वही वाला मेथड लगाती हूँ। याद है आपको कि जो छोटा कोफिशिएंट होता था उससे हम डिवाइड करते थे ताकि हमें वैल्यूज डाल के ना चेक करनी पड़े। वही मेथड्स है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में कराए हैं, पर वो हमें नंबर दे रहा था, ये यहाँ पे हमें रिमाइंडर दे रहा होता है। ठीक है, चलो फिर वही करते हैं, मैंने करवाया था ना, वैल्यूज डाल के चेक ना करनी पड़े उसके लिए भी एक मेथड है। आप क्या करो, x और y एक तरफ कर लो, कर लिए जी। दूसरा 1 - ये 4 था ना, यहाँ पे 1 - 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, नेगेटिव आया, डोंट वरी। अब 9x माइनस क्या है 17/9, और 17 में छोटा कौन है 9 है, 9 से दोनों तरफ डिवाइड करो और रिमाइंडर निकाल लो, निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 0, 17 और 9 में रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे जल्दी से बताओ कितना बचेगा 8 बचेगा। तो यहाँ पे -8y और नीचे 9 अभी रहेगा, क्यों, मुझे y की वैल्यू नहीं पता, क्या पता इसे 9 से बड़ा बना दे, मुझे दोबारा रिमाइंडर लेना पड़े, इसलिए नीचे 9 आएगा और इधर -3। दोनों तरफ रिमाइंडर सेम करने हैं। मैं y की ऐसी वैल्यू यहाँ डालना चाहूंगी जिससे इस तरफ भी रिमाइंडर -3 बने, इस तरफ भी रिमाइंडर क्या बने -3 बने। y की वैल्यूज डाल के चेक करते हैं, y को क्या डालते हैं 1, नहीं होगा, नहीं आएगा, रिमाइंडर 3 डाल के देख लो, 8/9 रिमाइंडर कितना आएगा, दैट विल बी ओनली 8। फिर यहाँ पे कर देते हैं 2 डाल के देते हैं 16/9 -7 आएगा, 3 डाल के देखो, 4 डाल के देखो, 5 डाल के, 8 5 द 40, उससे 36 से होगा 4 रिमाइंडर आएगा, 8 6 द 48, 48/9, अब रिमाइंडर 3 आएगा क्योंकि 9 के टेबल में 45 आता है, रिमाइंडर आएगा। ये यहाँ पे माइनस था, y की वैल्यू कितने डालने पे 6 डालने पे यहाँ पे रिमाइंडर -3 आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या लेनी है 6। हमें ऐसा करना होता है कि दोनों का रिमाइंडर सेम आए, माइनस तो पहले से ही है, बस यहाँ पे किसी तरह 3 रिमाइंडर है, तो 8 y की वैल्यू 6 डालोगे, 8 6 था 48, 9 के टेबल में क्या आता है 45 आता है, कितने का गैप है 3 का गैप है, तो y की वैल्यू 6 डालने पे ये मिला है। y की वैल्यू क्या है 6, अगर y की वैल्यू 6 है यहाँ से आप निकाल सकते हो 17 × 6 + 1 दैट विल बी 103, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो इसके रिमाइंडर का आंसर कितना है 103। किसके रिमाइंडर का आंसर, दैट इज 2 की पावर 5600/153। मैं ये स्पेशली क्यों लिखती हूँ, ये चेक करने के लिए क्या ये इससे बड़ा तो नहीं है, क्या ये नेगेटिव तो नहीं है, तो लास्ट में एक बार ऐसे जरूर लिखती हूँ ताकि मैं चेक करूँ। यहाँ समझाने के लिए ऐसे यहाँ लिखा जाता है, पर एग्जाम में जाकर आप ओरली देख सकते हो कि हाँ ये तो कर सकते हो ओरली कि 153 आंसर 103 से छोटा ऑप्शन में फटाफट से टिक कर दिया। तो टफ नहीं है, बस रियलाइज करने चीजें। अच्छा डिनोमिनेटर बड़ा है तो सीधा आइलर ना लगा के पहले उसको तोड़ लो, बाद में तो दोनों पे आइलर लगाना है, फिर ऐसे चीजें सॉल्व करनी है। डिफिकल्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस डिमांड करता है। आई होप अच्छे से क्लियर है। अब चलते हैं कुछ रिजल्ट्स पे जो आपके क्वेश्चन सुपर इजी बना देंगे। रिजल्ट्स माइंड में हो, क्वेश्चन के लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ता, फटाफट से क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसे रिजल्ट्स आपको बताने वाली हूँ जिससे फैक्टोरियल को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ध्यान से चीजें समझना। नेक्स्ट एक कुछ रिजल्ट्स जिनसे क्वेश्चन सुपर इजी होने वाले हैं। देखते हैं वो रिजल्ट क्या कह रहे हैं। p - 1 फैक्टोरियल
फैक्टोरियल अपॉन p का रिमाइंडर -1 होता है। मतलब कोई प्राइम नंबर नीचे है, उससे एक कम प्राइम नंबर का फैक्टोरियल ऊपर है, तो रिमाइंडर सुपर इजी -1 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 11 लिखा है, ये क्या है 10 फैक्टोरियल, कुछ नहीं कैलकुलेट करना, इसका आंसर क्या आएगा रिमाइंडर का -1। नीचे क्या है प्राइम नंबर, ऊपर उससे एक कम प्राइम नंबर है, मतलब 11 - 1 10 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1। यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्या कह रहे हैं, नीचे एक प्राइम नंबर है, उससे 2 कम है ऊपर फैक्टोरियल में, तो उसका आंसर क्या आएगा +1। ये फैक्टोरियल के रिजल्ट से ध्यान से समझना। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 11 और ऊपर रखा 9 फैक्टोरियल, कितने का डिफरेंस है 2 का, और यहाँ पे फैक्टोरियल भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा +1। नीचे और ऊपर में अगर 2 का डिफरेंस हो, ऊपर छोटा नंबर होना चाहिए तो आंसर +1 आता है, अगर ऊपर 1 का डिफरेंस हो तो आंसर -1 आता है। कंडीशन इज ये प्राइम होने चाहिए, क्या होने चाहिए प्राइम नंबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं p - 3 फैक्टोरियल अपॉन p, मतलब यहाँ पे 11 लिखा है और ऊपर क्या लिखा है 8 फैक्टोरियल। इस केस में आप डिनोमिनेटर उठाओ, वो क्या लिखा है 11 -1/2 कर दो, 10/2, आंसर कितना आ जाएगा 5। अगर 3 का गैप होता है तो आप क्या करते हो, सिंपली दैट इज जो नीचे नंबर लिखा है p, डिनोमिनेटर -1, d मींस डिनोमिनेटर, -1 डिवाइड बाय 2। 11 लिखा था, 11 - 1 10 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आएगा 5, तो आपका 5 आ जाएगा। 5 इज द रिमाइंडर। जब आप इसको सोल्व कर रहे होगे आपको रिमाइंडर नहीं, आपने सिंपल सोल्व करना है। 10 - 1/2 कैंसिल करके कितना है 5, वो 5 ही इसका रिमाइंडर होता है। तो ध्यान से चीजें समझो, आराम से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर 1 का डिफरेंस है आंसर -1, 2 का डिफरेंस है तो आंसर +1, लेकिन अगर 3 का डिफरेंस है डिनोमिनेटर -1/2 को जो सोल्व करके आंसर आएगा, ये नहीं कि इसका रिमाइंडर नहीं, इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। ये चीज का ध्यान रखना। अब इसके बेस क्वेश्चन करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द रिमाइंडर व्हेन 18 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 19। जब 18 फैक्टोरियल को 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। ये कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, नीचे वाला क्या है प्राइम नंबर है और ऊपर 1 का डिफरेंस है, तो इसका रिमाइंडर -1 होगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सुपर इजी क्वेश्चन है। रिमाइंडर कितना होगा -1, क्योंकि डिफरेंस कितने का है 1 का, देखा -1 आएगा। चलिए आगे, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर पे ही ये लगता है कंसेप्ट और किसी कंपोजिट नंबर पर नहीं। आगे चलते हैं। द रिमाइंडर व्हेन 15 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 19। फैक्टोरियल किससे डिवाइड हो रहा है 19 से। इनमें कितने का गैप है 4 का। ये क्या हुआ, हमारे पास 1 गैप का है, 2 का है, 3 का डिफरेंस का फॉर्मूला है, 4 का तो है नहीं। कोई बात नहीं, अगर किसी का नहीं है तो हम बना लेते हैं। ध्यान से समझना, नीचे क्या है 19 है, मेरे पास इसका फॉर्मूला नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। मेरे पास किसका फॉर्मूला है, मुझे पता है अगर नीचे 19 हो ऊपर 18 फैक्टोरियल हो तो रिमाइंडर -1 आता है। ये बात पता है ना मुझे चाहिए 15 फैक्टोरियल को 19 का आंसर, पर मैंने 19 फिक्स रखा, आंसर मुझे किसका पता है 18 फैक्टोरियल के साथ, ठीक है। 18 फैक्टोरियल को खोल सकते हैं, 18 × 17 × 16 × 15 फैक्टोरियल। क्यों मैंने 15 फैक्टोरियल तक ही खोला, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में 15 फैक्टोरियल है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो मतलब नहीं मिल रहा तो बना लीजिए। 15 फैक्टोरियल है ना, मुझे पता है 18 फैक्टोरियल पर 19 कितना होता है -1। मैंने 18 को खोला कहाँ तक 15 फैक्टोरियल तक, रिमाइंडर -1। अब कैंसिल करो, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा -1, ये -2, ये -3, ये अभी निकालना है, इसको तो कैंसिल करना नहीं। ये देखो -1 × -2 कितना हुआ 2 हो गया, 2 × -3 कितना हुआ -6 हो गया। तो ये -6 × 15 फैक्टोरियल अपॉन 9, इसका रिमाइंडर क्या लिखा हुआ है -1। अच्छा, इसका रिमाइंडर -1 हो सकता है ना। अब बहुत ध्यान समझना, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा नीचे डिवाइड होगा। 1/6 को तो मैं सोल्व कर ही नहीं सकती, बहुत ध्यान समझना। अगर हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि मेरे पास 6 आया रिमाइंडर सारे कैलकुलेट करके, मुझे क्वेश्चन में सिर्फ 15 फैक्टोरियल अपॉन 19 का चाहिए, ये 6 का आंसर नहीं चाहिए। किसका चाहिए 15 फैक्टोरियल अपॉन 9 का। ये वाला 6 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 1/6 का तो कोई आंसर नहीं आता, रिमाइंडर का भी पॉइंट्स में नहीं होता, हमेशा आंसर चाहिए होता है कोई, लेकिन 1/6 का कोई आंसर नहीं आएगा। फिर आप देखो मेरा आंसर क्या था यहाँ पे -1, या फिर मैं इसको 18 भी लिख सकती हूँ।
है ना, ये 19 है, इसका रिमाइंडर -1 था, तो मैं इसको सोल्व करके यहाँ पे 18 भी लिख सकती हूँ, मतलब इसके दो रिमाइंडर है, -1 और 18, तो ये -6 -1 के साथ तो नहीं चल पा रहा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगी 18, और नीचे क्या आ जाएगा, आप ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान से, दैट विल बी -6 इंटू 15 फैक्टोरियल था, रिमाइंडर था नीचे, यहाँ पे किससे 19 के साथ, आंसर बन गया 18, -1 भी हो सकता था लेकिन मैं यूज नहीं कर पाती, मैंने 18 कंसीडर कर लिया, ये -6 इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, क्योंकि मुझे इधर से 15 फैक्टोरियल अपॉन 19 ही चाहिए, दिस इज 18 अपॉन में क्या आ जाएगा -6, इसका आंसर कितना बन गया, दैट इज -3। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ध्यान से समझो। मेरे को इसका फॉर्मूला नहीं पता तो मेरे को जिसका फॉर्मूला पता है वहीं से आंसर निकाल लेती हूँ, 18 फैक्टोरियल अपॉन 9 का पता है, दैट इज कितना है -1, तो मैंने यहाँ तक वैल्यू लिखी, 19 कैंसिल किया, ये -6 यहाँ बच गया, मुझे तो इसका आंसर चाहिए, -6 1 के नीचे जा नहीं सकता, कोई डिजिट नहीं आएगा ना, कोई इंटीजर नहीं आएगा, सॉरी, तो फिर मैंने 18 वाला कंसीडर किया, 18/6 कितना आ गया, -3 आ गया, इसका मतलब मेरे पास क्या बना, 15 फैक्टोरियल अपॉन 19 का रिमाइंडर बन गया -3, लेकिन मुझे नेगेटिव रिमाइंडर नहीं चाहिए होता, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा इनको सॉल्व करके, दैट इज 19 - 3 16। जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आता है मुझे डर नहीं लगता, चाहे फाइनल आंसर नेगेटिव आए, मैं इनको सॉल्व करके अपना काम कर लेती हूँ, 19 - 3 कितना आ गया, 16 आंसर आ गया। क्लियर है ये चीज, चले आगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, सुपर इजी, ध्यान से चीज समझना, द रिमाइंडर व्हेन 7 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 11, 7 फैक्टोरियल किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से। आई नो चीजें थोड़ी टफ लग रही होंगी, थोड़ा लेवल बढ़ा है आज, पर इसमें डरने की क्या बात है, पहले एक बार चीजें समझो, अपने नोट्स पढ़ो, जो उनसे पॉइंट में डाउट आ रहा है दोबारा से आ जाओ यहाँ वीडियो में, दोबारा से चीजें समझ लो, आपको टाइम स्टैम्प दिखते ही हैं, मैं हर एक पे बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो जहाँ पर्टिकुलर डाउट हो उसी क्वेश्चन में जाके स्टैम्प पे जाके देखो, आराम से टाइम सेव करते हुए पढ़ सकते हो। चलिए देखते हो, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11, कितने का गैप है इसमें, अभी भी गैप कितने का है, 4 का, ना 2 ना 3 ना 1, 4 के लिए फॉर्मूला नहीं है, तो कोई बात नहीं, मेरे पास फॉर्मूला है ना, वही कर लेते हैं, मैं लिख लूँ 10 फैक्टोरियल अपॉन 11, इसका आंसर कितना होता है, -1, ठीक है, 10 फैक्टोरियल को खोले तो 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल तक जो मुझे चाहिए इक्वल्स टू -1, ये क्या आएगा, -1 -2 -3, और ये एज इट इज रहने वाला है, -1 × 2 दैट विल बी 2, और ये बन जाएगा -6, तो ये बन गया मेरे पास -6 × 7 फैक्टोरियल अपॉन 11, इसका रिमाइंडर कितना है, -1। ये चीज़ क्लियर है, चलिए आगे। अब फिर से -1 के नीचे -6 नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ पे देखती हूँ, तो दूसरा रिमाइंडर क्या बनेगा, 10 बनेगा, ये 11 था, 11 - 1 क्या बनेगा, 10, तो -1 नहीं तो फिर मैं किसके साथ और खेल सकती हूँ, यहाँ पे आपको पता नहीं दिख रहा है, नहीं -1 नहीं, या तो फिर मैं किसके साथ खेल सकती हूँ, 10 के साथ खेल सकती हूँ, ठीक है, लेकिन 10/6 भी कुछ नहीं बनता है ना, अगर -1/6 से कोई इंटीजर नहीं आ रहा, 10/6 से भी कोई इंटीजर नहीं आएगा, अगर मैं डिवाइड कर दूं, 10/6 पूरा एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, वो तो पूरा कैंसिल हो रहा था, क्वेश्चन हो गया, तो ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लाई हूं कि अगर पूरा कैंसिल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना। ये 10 आंसर कैसे आया होगा, ध्यान समझो, ये जो 10 वाला आंसर है कैसे आया होगा, ये रिमाइंडर का आंसर आया है, रिमाइंडर वो भी देखो ध्यान से, रिमाइंडर कैसे, हम इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, जब हमारा ऐसे कैंसिल नहीं होता, ये 6 इस 10 को कैंसिल नहीं कर पा रहा, तो हम इस 10 को जनरल फॉर्म में लिखते हैं। ये 10 कैसे बना था, यहाँ पे आपने लिखा था, अच्छा मैंने रब कर दिया, यहाँ पे दोबारा लिख दूँ, ये बना था 10 फैक्टोरियल अपॉन 11 का रिमाइंडर बना था -1 या फिर 10, ठीक है, ये 10 की जनरल फॉर्म लिख सकते हैं, जब पूरा कैंसिल नहीं, देखो नेगेटिव कैंसिल नहीं हो रहा था, पॉजिटिव रिमाइंडर ले, अगर पॉजिटिव भी कैंसिल नहीं होता तो हम जनरल फॉर्म लिखते हैं, ये 10 मेरा जब 11 से डिविजिबल होकर आंसर आ रहा था उससे बना, तो मैं इसकी एक फॉर्म लिख सकती हूँ, दैट इज 11k + 10, ये इसकी जनरल फॉर्म है। कोई भी पॉजिटिव रिमाइंडर उसकी जनरल फॉर्म क्या हो सकती है, जिससे वो डिवाइड हो गया है, 11k लिख दिया प्लस वही पॉजिटिव वाला रिमाइंडर, देखो मैं k को 0 डालूंगी तो यहाँ पे देखो पहला रिमाइंडर मेरे पास 10 ही बनेगा,
k को 1 डालूंगी, क्या बनेगा यहाँ पे दूसरा रिमाइंडर 21 बनेगा। तो जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं इसकी, अगर कैंसिल नहीं हो रहा, जिससे वो डिवाइड होकर आंसर है, मैंने 11 k लिखो उसके साथ प्लस वो पहले वाला पॉजिटिव रिमाइंडर जो आपके पास है 11k प्लस 12, तो 6 उसको कैंसिल नहीं कर रहा 10 को, तो मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखी। जनरल फॉर्म करके मैं वैल्यूज डालूंगी, k 0 डाली मैंने तो 10 आ रहा है, 10 6 को डिवाइड नहीं करता, k 1 डाला 21, 21 को 6 डिवाइड नहीं करता, k 2 डालो यहाँ पे क्या आएगा 22 प्लस 10 32, इसको भी 6 डिवाइड नहीं करता, k 3 डालो कितना आएगा 33 प्लस 10 43, इसको भी 6 डिवाइड नहीं करता, k 4 डालो 44 प्लस 10 54, इसको 6 डिवाइड करता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 10 नहीं लेने वाली, मैं यहाँ पे रिमाइंडर कितना लेने वाली हूँ, दैट इज जो मेरा k 4 डालने से आया है दैट इज 54, ताकि ये 6 इसको डिवाइड कर पाए। मैं यहाँ पे आराम से चीजें लिख रही हूँ, ध्यान समझना। ये रब कर देते हैं, ये क्या करा मेरे पास -6 × 7 फैक्टोरियल था, नीचे 11 था, आंसर क्या आ रहा था दैट इज -1 और 10। ये 6 ने डिवाइड में आना है ना, वो -1 को कैंसिल कर पा रहा है ना 10 को कैंसिल कर पा रहा है। फिर मैंने क्या करा, इसकी जनरल फॉर्म निकाली। कैसे निकलती है, ये स्टार्ट क्वेश्चन यहाँ से हुआ था 10 फैक्टोरियल अपॉन 11, जहाँ से -1 और 10 आंसर आ रहा था, -1 से भी आंसर नहीं आ रहा, 10 से भी नहीं आ रहा, तो गो फॉर जनरल फॉर्म। इसकी जनरल फॉर्म होगी 11k, क्योंकि 11 से डिवाइड करने पे आया, प्लस 10 k 0 k 1 k 2 डाल के देखा ऐसा नंबर जिसको 6 डिवाइड करे, क्योंकि यहाँ पे क्या था 6, वो मुझे मिल गया 54, तो मैं यहाँ ना -1 ना 10, यहाँ पे क्या लूंगी 54, ये -6 इधर आएगा, ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 11 रिमाइंडर यहाँ आएगा, ये कितना होगा 9, आंसर क्या है -9, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 11 का रिमाइंडर कितना आ गया -9, तो इसका कितना है -9 आया। क्या किसी का आंसर हम रखते हैं नेगेटिव, तो इसका आंसर 11 - 9 कितना हो गया, दैट विल बी कितना हो गया 2, तो इसका आंसर कितना है 2 है। सुपर इजी चीजें नहीं है, ये समझने वाली चीजें है, इजी तब होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो जब मैं बोलती हूँ ना सुपर इजी चीजें, तभी बोलती हूँ जब है, ये थोड़ा माइंड लगाने वाली चीज है, आराम से करने वाली चीज है, और रिपीट पे करने वाली चीज है। आपको ये मेथड जो मैंने आज करवाए हैं 1 से 2 बार मिनिमम इसको देखना पड़ेगा, तभी जाके चीजें क्लियर होंगी। गिव अप करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कैट अच्छे से देना है, अच्छी जगह सेटल होना है, तो उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है, जो बाद में स्ट्रगल है ना उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो अभी से अच्छे से पढ़ लो, रिपीट पे चीजें सुनो। अगर आप 50% 60% समझ आए, अगली बार 80 आएगा, फिर 100 भी आ सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आराम से चीजें समझो, दिमाग में चीजें बैठनी शुरू होंगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आप जाओगे ना गूगल पे जाके सर्च करना रिमाइंडर चैप्टर क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस की कमी नहीं है, ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज़ें देख सकते हो। अगर मुझसे क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वो भी क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं। आज की क्लास मैं नहीं कहूँगी कि हाँ बहुत ईजी थी, लेकिन टफ भी नहीं थी, ऐसा भी कुछ नहीं था, बट हाँ अब थोड़ा लेवल धीरे धीरे चीज़ों का बढ़ने लगेगा। अच्छा, अगर हम कम लेवल पे ही खेलते रहेंगे तो हम एग्जाम कैसे देंगे, थोड़ा लेवल हमें खुद को भी बढ़ाना पड़ेगा ना, ताकि हम एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो डरना नहीं है, रिमाइंडर से क्वेश्चन आता ही आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो बहुत सारे आते हैं, अच्छे से चीज़ें समझो। या तो मैंने रिमाइंडर निकालने सिखाए, प्लस या फिर 2-3 टाइप के क्वेश्चन है डिस्कस किए जो एज इट इज स्टेटमेंट पेपर में आते हैं, बस डिजिट्स चेंज होते हैं, उनको भी अच्छे से समझना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नंबर सिस्टम के अंदर। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो कि मैं क्या करवा रही हूँ, कब कौन सा टॉपिक करा रही हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ, साथ ही साथ चाहे वो टेस्ट हो, सिलेबस हो, कुछ भी जो भी आप चैनल पे आपको मिलने वाला है, वहाँ पे फटाफट शेयर हो जाती है चीज़ें, आप अपडेटेड रहते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल which is Dreamers. Thank you so much for watching.